बिहार में हो रहे लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के एक नई याचिका दायर की गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई है वो केस की सुनवाई 9 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। अब एक जो नई याचिका है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं। ये याचिका बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है 22 सितंबर 2023 को, यानी कि स्टेट ऑफ बिहार जो कि अपनी एसएलपी दायर करता है उससे पहले ही बीएड कैंडिडेट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सबसे पहले आप पूरे क्रोनोलॉजी को समझिए। स्टेट ऑफ बिहार जो है वो पहले पटना हाईकोर्ट में जाती है, ये 3 जजमेंट को लेकर के, और उसमें क्लैरिफिकेशन मांगती है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें कोई भी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है और सारे जो जजमेंट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और कोई भी इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है। जिसको लेकर के राज्य सरकार ने जो एप्लीकेशन दायर की थी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराने के संदर्भ में, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद से स्टेट ऑफ बिहार ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को उन्होंने अपना एसएलपी फाइल किया और उस केस को लिस्ट किया गया है 9 अक्टूबर को सुने जाने के लिए। और जो बीएड कैंडिडेट के द्वारा पहले एसएलपी दायर किया गया था उस केस को लिस्ट किया गया है 13 अक्टूबर 2023 को सुने जाने के लिए। अब इन दोनों केस जो कि लगभग 90% सिमिलर केस हैं, 90% मैं क्यों बोल रहा हूँ, 10% क्यों मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। 10% इस वजह से डिफरेंस है क्योंकि बिहार का एसएलपी जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, उम्मीद करता हूँ आपने एनालिसिस पूरा देखा होगा, उसमें 2 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। पहला तो इनकी भर्ती का नोटिफिकेशन पहले आया हुआ था और उस समय 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन का लीगल पोजीशन था। ये फैसला जो 11 अगस्त को आया है वो रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी लागू होगा या नहीं, इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। और दूसरा, उन्होंने आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करने का उन्होंने जिक्र किया है। ये आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ स्टेट ऑफ बिहार के पास है, मतलब कि किसी भी राज्य के पास होता है इसका अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का, ये बीएड कैंडिडेट के पास नहीं होता है। तो उनकी एसएलपी में ये आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 का जिक्र नहीं होगा, जबकि स्टेट ऑफ बिहार में ये एसएलपी में जिक्र है। इसीलिए मैं आपको 10% यहाँ पर डिफरेंस बता रहा हूँ। बाकी 90% जो एसएलपी है वो बिल्कुल कॉमन है दोनों की। दोनों में ये प्रेयर किया गया है कि चूंकि नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया था और फैसला रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या नहीं इसको क्लैरिफाई करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती में पात्र माना जाए, ये प्रेयर लेकर के स्टेट ऑफ बिहार और बीएड कैंडिडेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर खड़े हैं। 9 तारीख की सुनवाई में अगर ये मामला निस्तारित होता है तब तो इस जो बीएड की तरफ से याचिका दायर की गई है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों में प्रेयर सेम है और वो उसी दिन अगर डिसाइड हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, निस्तारित हो जाता है कि ये फैसला कब से लागू होगा, तो फिर बीएड की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए उस दिन याचिका निस्तारित नहीं होती और कोई फाइनल डिसीजन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचती है, तो उस कंडीशन में एक अगली तिथि दे दी जाएगी और उसके बाद जब 13 अक्टूबर को बीएड अभ्यर्थियों की इस याचिका पर सुनवाई हो रही होगी, तो चूंकि सिमिलर मैटर है, दोनों में सिमिलर मैटर है, बीएड जो स्टेट ऑफ बिहार वाला एसएलपी है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैटर है 23(2) का प्रयोग करते हुए, बाकी दोनों में सिमिलर मैटर है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये वाला जो मैटर है वो स्टेट ऑफ बिहार वाले एसएलपी से टैग हो सकता है और दोनों मामले की जब अगली तिथि होगी उसी दिन दोनों मामलों को एक साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी है उसमें अब तक 4 आईए दाखिल हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहला आईए जो है वो डीएलएड कैंडिडेट का है, उसके बाद से बीएड कैंडिडेट उपस्थित होते हैं, उसके बाद से यहाँ पर अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी उपस्थित हो चुके हैं इस मामले को लेकर के। मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। मामला अब इस मामले की गंभीरता को आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो क्लैरिफिकेशन स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा मांगा गया है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करती है कि ये फैसला कब से लागू होगा तो निश्चित तौर पर सभी राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये फैसला कब से लागू होगा इसको लेकर के बहुत सारी थियरीज हैं। एक थियरी ये कहती है कि जो भी फैसला दिया जाता है वो उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा। ये 90% केसेज में ऐसा होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें ये फैसला दिया जाता है कि जब से वो कानून बना था, भले ही वो पास्ट जा चुका है, लेकिन अगर वो कानून को रद्द कर दिया गया किसी के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, तो वो जिस दिन से कानून बना था, जिस दिन से एग्जिस्टेंस में था, उसी दिन से उसे रद्द माना जा सकता है। इस प्रकार के ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा फैसले भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है?
यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत दिया है, यानी मौलिक अधिकार का तो यहाँ पर भी बात है। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी चीज़ें डाउटफुल रहेंगी कि ये जो पूरा फैसला है वो 11 अगस्त से लागू होगा या फिर जिस दिन कानून बनाने की प्रक्रिया थी, मतलब जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ 28 जून 2018, क्योंकि दोनों के प्रबल चांसेस हैं। प्रबल चांसेस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार के ये भारतीय संविधान में बातें मेंशन की गई आर्टिकल में कि अगर कोई कानून असंवैधानिक करार देते हुए किसी मौलिक अधिकार के आधार पर रद्द होता है तो वो उसी दिन से रद्द माना जाएगा जब वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो एक तो प्रबल चांसेस हैं इस बात के लिए भी, लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार केवल अब 6 से 14 साल के बच्चों का आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनका भी मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ये तय करेंगे कि दोनों में से मौलिक अधिकार किसका ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि दोनों के मौलिक अधिकार हैं जो चयनित हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में ये सभी चीज़ें डिसाइड हो रही होंगी और इन्हीं सब मुद्दों पर बहस होगा। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त का जजमेंट देखेंगे आप, तो उसमें 45वें और 46वें पेज पर मणिपुर मामले का जिक्र किया है, जिसमें जो जोधपुर हाईकोर्ट है और जो मणिपुर वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जज ने फैसला दिया है, दोनों फैसले में ये बातें कॉमन है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अगर किसी हाईकोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया तो फिर जिस दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया उससे पहले उसका लीगल पोजीशन रहता है और जिस दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया उसके बाद इसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। उन्होंने अपने कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट का जिक्र किया है, एनी कोर्ट, ना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लिखा है और ना ही हाई कोर्ट लिखा है। अब एनी कोर्ट में हाई कोर्ट भी आती है। ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इसको क्वैश कर दिया था और सेट असाइड कर दिया था और उसी को बहाल कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। आप देखेंगे कि 25 नवंबर के बाद से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन किसी भी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर कभी रोक लगाई ही नहीं। रोक नहीं लगाई यानी वो कब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, 25 नवंबर 2021 से ही। तो उस कंडीशन में इस डेट की भी प्रबल संभावना रहेगी कि 25 नवंबर 2021 से ये फैसला लागू किया जा सकता है। मतलब कि आप देखेंगे तीनों डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, 11 अगस्त 2023, 25 नवंबर 2021 और 28 जून 2018, तीनों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और तीनों के बारे में मैंने आपको जिक्र किया और इन्हीं तीनों पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।